नमस्कार मित्रों, सती माता क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति की सूची। आज तक कितने राष्ट्रपति बने। कई बार क्या होता है, एग्जाम में राष्ट्रपति का क्रम पूछ लिया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति 1950 से लेकर 1962 तक सबसे सर्वाधिक लंबा शासनकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया 1954 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति, फिर क्या बने? राष्ट्रपति, पहले ऐसे। उसके बाद तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के ऐसे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनके पद पर रहते हुए मरती हुई। डॉक्टर प्रथम राष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए मरती हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन। और चौथे वीवी गिरी। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो दूसरी वरीयता क्रम में विजय हुए, डॉक्टर वीवी गिरी। उसके बाद में पांचवें फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के ऐसे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जिनको पद पर रहते हुए उनकी भी मृत्यु हुई। उसके बाद छठे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने नीलम संजीव जिनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ। कहते हैं 36 नामांकन भरे गए, जिसमें कहते हैं 36 क्या हो गए? खारिज हो गए। इस कारण इनको निर्विरोध चुनाव जीते। उसके बाद में सातवें ज्ञानी जैल सिंह। भारत के ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने डाक टिकट पॉकेट मनी पर क्या किया गया था? डाक टिकट और पॉकेट मनी पर इन्होंने क्या किया था? वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद में आठवें आर वेंकट रमन भारत के 8वें राष्ट्रपति। उसके बाद 9वें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भारत के 10वें आर के नारायण। 10वें राष्ट्रपति आर के नारायण। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के 12वें राष्ट्रपति प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से लेकर 2012 तक भारत के राष्ट्रपति रही प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत के 13वें राष्ट्रपति परवीन मुखर्जी जिन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। उसके बाद में 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति। कौन सी? दूसरी महिला। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद में हम देखेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां। राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्तियां। देखो राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की राजनीतिक कूटनीतिक शक्ति, आपातकालीन राष्ट्रपति की शक्ति, न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की ये शक्तियां और सार्वभौमिक शक्ति। अब देखो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्या है? राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। के की नियुक्ति राष्ट्रपति के। नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और मंत्री परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अब देखो इसमें वित्तीय शक्ति कौन सी है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 के तहत राष्ट्रपति धन विधेयक पर पूर्व अनुमति के बाद में संसद में पेश होता है, लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद सैन्य शक्ति। भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं का प्रमुख है, कमांडर। जल सेना, वायुसेना और तीनों जल सेना, वायुसेना और थल सेना का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। विधेयक शक्ति। विधेयक शक्ति कानून बनाने के लिए सबसे पहले कानून बनाया जाता, सबसे राष्ट्रपति के साइन के बाद ही कानून बनता है। इसमें कौन सी? विधेयक शक्ति। उसके बाद में वीटो शक्ति। राष्ट्रपति क्या करता है? वीटो का प्रयोग कैसे करता है? राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आता है, राष्ट्रपति के पास 3 कंडीशन होती है। या तो उस बिल पर साइन करे, या उस बिल को वापस लौटा दे, या उसको क्या करे? अपने पास रखे। ना तो उस पर हाँ दे ना दे, अपने पास रख दे। ऐसा करने वाले जैन सिंह ने वीटो पर प्रयोग किया डाक टिकट पर। ऐसा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति क्या होती है?
दो राष्ट्रों के मध्य, दो देशों के मध्य मित्रता या संधि करना ही कूटनीति संधि कहलाता। दो अपने राजदूत भेजता है दूसरे देश में, उच्चावच को भेजता है राष्ट्रपति का, दूसरे आते उनका स्वागत भी करवाता राष्ट्रपति का। आपातकाल शक्ति, आपातकाल की शक्ति को 3 भागों में बांटा गया, 3 कंडीशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रपति आपातकाल। राष्ट्रपति आपातकाल आज तक 3 बार लगा। प्रथम 1962 में भारत और चीन के युद्ध में 1962 में लगता है। दूसरा आपातकाल 1971 में लगता है भारत और पाक के युद्ध में। तीसरा आपातकाल 1975 में लगता है। ये 3 आपातकाल हो गए। उसके बाद में न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति क्या? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की आजादी। कौन से? न्यायिक शक्ति। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 72 के तहत राष्ट्रपति समाधान या मृत्यु दंड को कम भी कर सकता है। इसके पास कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति। और अंत शक्ति सविवेक शक्ति। सविवेक शक्ति क्या होती है? जब राष्ट्रपति को लगता है दो पार्टियां, कोई भी 2 या 3 पार्टियां बहुमत नहीं साबित नहीं कर पाती, उस समय राष्ट्रपति अपने सविवेक से किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है मंत्री परिषद की सलाह पर। उसे क्या? सविवेक शक्ति। कौन सी शक्ति? सविवेक शक्ति। अब हम आगे देखेंगे राष्ट्रपति के अनुच्छेद सारे देखेंगे, कौन कौन से राष्ट्रपति के अनुच्छेद है। उसके बाद में हम देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 के तहत एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, जो हमने अभी कार्यपालिक शक्तियां भी देखी, आज तक कितने राष्ट्रपति बने वो भी हमने देख लिए। अब देखेंगे आगे, देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 के तहत एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति पद होगा। अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिक शक्तियां, कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका शक्तियां। कौन सा? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 में निरावचन क्या होगा? निरावचन। राष्ट्रपति का निरावचन कैसे होता है? इसके लिए निरावचन में कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति? निर्वाचन मंडल, एक राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है जिसमें कौन कौन भाग लेते हैं। निर्वाचन मंडल में लोकसभा भाग लेती है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित 2 प्रदेश ऐसे है, दिल्ली व पांडुचेरी। दिल्ली और पांडुचेरी के इन सबके निर्वाचित सदस्य, कौन से? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली पांडुचेरी को 17वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया। 17वां संविधान संशोधन कब शामिल किया गया? 1992 में से शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी को शामिल किया गया। ये इसमें निर्वाचन मंडल में सदस्य होते। ध्यान रखें, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते और इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेती राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। इस कारण इसमें पक्षवाद की स्थिति ना पैदा हो, इस कारण इसमें भाग नहीं लेता। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 में रीति और कोटा। रीति किस प्रकार, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तरीके के बारे में बताया, और कोटे के बारे में बताया। अब कोटा किस प्रकार, पहले देखो इसमें किस प्रकार वरीयता क्रम होती है, कोटा और रीति। अब देखो सबसे पहले इसमें देखो आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक शब्द वाली, इसको ध्यान रखना, इसमें होता है राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय को हस्तांतरण भी कहते हैं। हस्तांतरणी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, हस्तांतरण। अब कैसे होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता क्रम होता है। जिस प्रकार हम जैसे दूसरे सांसद के चुनाव देखते हैं जिसमें हम
जैसे एमएलए के चुनाव जैसे इसमें हम स्वयं देते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, जिसमें जनता सीधे चुनाव नहीं करती, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है? मान लो इसमें क्या होता है कि वरीयता क्रम होता है। वरीयता क्रम कैसे होता है? देख लो, 4 व्यक्ति खड़े, ए खड़ा हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। अब इसमें ये नियम होता है कि इसमें क्या है, एक व्यक्ति सबको वोट देगा, लेकिन उसमें क्या होता है, एमएलए होगा, एक व्यक्ति को हम वोट देते, इसमें सबको वोट देगा। जैसे ए है तो ए को मुझे लगा कि ए मैं बी को दूंगा, दूसरा मेरे को लगा ये ए ठीक आदमी है तो मैं इसको दे देता हूँ, फिर लगा कि सी ठीक है तो इसको देता हूँ, फिर डी ये ठीक है इसको दे देता हूँ। इस हिसाब से वरीयता क्रम में राष्ट्रपति में क्या होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इनमें वरीयता क्रम किसे होता है, मान लो कि इसमें वरीयता क्रम के अनुसार कि ए इसमें कोटा होता है। कोटा किस प्रकार होता है? कोटा इस प्रकार नियम होता है इसमें कि कुल वेद मत बटा 2 प्लस 1। कैसे होगा? मान लो कुल वोट है 100 बटा 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 50 प्लस 1। अगर आपको 51 मत मिल रही है, कोटा पूरा हो रहा है, तो वो क्या हो जाए, कैंडिडेट विजय हो जाए। जिस प्रकार इसमें क्या नियम सिस्टम ये होता है कि 50 इस प्रकार है, तो अब मान लो कि इस व्यक्ति को 100 वोट मतगणना है, जिसमें इस व्यक्ति को 40 मिले, ठीक है, इस व्यक्ति को वोट मिले 20, इस व्यक्ति को मतगणना में मिले है 20, 80 और 20 इसको मिले। अब क्या होता है, इसमें ये नियम होता है कि लास्ट वाले मत को हटा दिया जाता है। इसमें ये होता है, इसको 40 मिले हैं तो अब क्या किया, इसका कोटा ये 50 पूरा नहीं हो रहा है, तो इस कारण लास्ट वाली को हटा दिया जाता है, कम मतगणना वाले को हटा दिया जाता है। इसको हटा दिए तो मान लो इसने दूसरी वरीयता किसको दिए, 40 को दिए, तो मान लो इसने दिए 11 इसको दिए, 9 इसको दिए, इसके कितने हो गए? 51 हो गए, तो ये जीत गया। इस प्रकार दूसरी बार वीवी गिरी के तहत वरीयता हुई। तो अब इसमें देखना है, हमने कोटे में देख लिया, इस प्रकार होता है। अब देखो इसमें वरीयता क्रम एकल संकरण या हस्ताक्षरण ऐसे हो गए ना, दूसरे के आके हस्ताक्षरण उसके वोट जोड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं एकल संकरणीय मत पद्धति हस्ताक्षरणीय। अब हम इसमें देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें जनता नहीं, जिसमें भाग कौन कौन लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली पंडित के निर्वाचित सदस्य। अब देखेंगे इसमें कोटा एक निर्धारित किया गया, किस प्रकार होगा, भारतीय इसमें कोटा निर्धारित किया गया। कोटा किस प्रकार है, देखो इसमें ये होता है, एक एमएलए, एक विधायक, उस राज्य, जिस राज्य से है उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की क्या है, जनसंख्या बटा उस राज्य की विधानसभा की सीटें, सीट, फिर इसमें होगा 1/1000। ये इसमें सिस्टम होता है। अब किस प्रकार, मान लो कि राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान का उदाहरण लेते हैं हम, राजस्थान की जनसंख्या, ये इसमें ध्यान रहना आपको, जनसंख्या कौन सी आधार वर्ष होगा, 1971 जनसंख्या का आधार वर्ष होगा। कौन सा आधार रखा हमने, 1971। इसका रीजन क्या, 1900 आधार क्यों रखा सर, इसका क्योंकि उस समय 1971 में इंदिरा गांधी ने नियम बना दिए थे कि जनसंख्या को कम किया जाए, इस कारण दक्षिणी भारत के राज्यों ने कम की। इस कारण इन्होंने कहा अगर हम देश की राष्ट्र के प्रति कुछ जनसंख्या कम करेंगे, उससे योगदान दे रही है, दूसरे राज्यों को अगर लाभ दिया तो इसके साथ ये क्या करेंगे, आंदोलन का विरोध करेंगे। इस कारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर इसमें 84वें संविधान संशोधन 2001 तक, 2001 में हुआ था, उसमें 2026 तक ये बदलेंगे नहीं, इस प्रकार 26 तक ये रखेंगे। अब इसमें एमएलए, अब इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी 1971 में, उस समय जनसंख्या थी
57,65,000 2,57,65,804 थी जनसंख्या थी उस समय। अब इसमें क्या हुआ, उस समय ये जनसंख्या थी, उस समय विधानसभा राजस्थान विधानसभा सीटें 200 है 1000। अब इसमें ये कैसे होगा, देखो इसमें 1000 है। अब इसमें ध्यान देना, इसमें जनसंख्या जैसे इसका भाग इसमें दिया जाएगा तो इसका आएगा एक एमएलए का मत मूल्य आएगा। एक एमएलए बराबर कितना आ जाएगा, एक एमएलए बराबर 128.82। अब जैसे 128.82 आया तो इसमें क्या होता है, एक एमएलए का मत मूल्य, एक एमएलए का मत मूल्य हो जाएगा 129। हर राज्य का मत मूल्य अलग है क्योंकि जनसंख्या और सीटों के आधार पर कितना मत मूल्य है, 129। अब 129 से अगर आपको विधानसभा का ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, इसमें ये सिस्टम होता है, एक विधानसभा की कुल सीटें कितनी है 200 इंटू इसमें एक का एमएलए का कितना मत मूल्य है 129 बराबर आ जाएगा 25,800 कितना आएगा 25,800 संपूर्ण विधानसभा का है राजस्थान की। अब देखो इसमें हमने ये देख लिया मत मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, एक का मत मूल्य कितना होता है इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अब हम देखेंगे एक सांसद का मत मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद के मत मूल्य के लिए आपको देखो क्या, एक सांसद एक एमपी का सांसद। अब इसमें आपको ध्यान करना पड़ेगा, पहले लिखना सभी विधानसभा, सभी विधायक होते हैं, सभी विधायकों का मत मूल्य बटा सभी विधायकों का मत मूल्य बटा यहाँ पर सांसदों का, सभी सांसद लोकसभा राज्यसभा सभी सांसद की संख्या ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें ये ध्यान रखना आपको, एक एमपी का अब कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें देखो सभी विधायक कितना मत मूल्य है, सभी विधायकों का है 5,43,231 है। इसमें अब सांसदों की संख्या कितनी, आपको पता है लोकसभा में सदस्य कितने मनोनीत होते हैं 543 निर्वाचित होते हैं, प्लस राज्यसभा में 233 होते हैं, तो बढ़ा के ये कितने हो गए 777। तो एक एमपी का मूल्य आ गया 700। एक एमपी का कितना मत मूल्य आया 700। अगर आपको एक एमपी का मत मूल्य मिल गया विधानसभा, अब एक पूरी संसद का निकालना किस प्रकार निकालोगे, तो आपको कितना है कुल देखोगे, पूरे का निकालोगे ना, पूरी संसद के निर्वाचित संसद बराबर कितना दिया गया, एक एमपी का मत मूल्य कितना है 700 इंटू उसमें कितना है इसके सांसदों का कितनी संख्या 777। अब इनका आ जाएगा 5,43,200 मत मूल्य। ये मैं कभी भी एग्जाम में छोटा पूछ जा सकता है, मत मूल्य ज्ञात करने के लिए अलग अलग दी जा सकती कंडीशन। अब इसमें हमें ये देखना है सांसदों का मत मूल्य हो गया, इसका मत मूल्य हमने ज्ञात कर लिया है। कैसे मत मूल्य ज्ञात करने, सभी आपको फॉर्मूले में ध्यान रखना, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो ये किस प्रकार आया था दोनों, इसमें एक हमने विधायकों का निकाला, कुल विधायकों का मत मूल्य आया था 5,43,231 और सांसदों का मत मूल्य हमने निकाला 5,43,200 आया था। अब इसमें एक हमने और शब्दावली देखी थी, इसमें देखा था समान अनुपातिक गुप्त मत प्रणाली। समान अनुपातिक मत, समान है, देखो इन दोनों का क्या किया गया, समान रखा गया। देखो
सांसद और दोनों का, विधायकों का और सांसदों का समान, इसमें समान अनुपात, समान मतलब केंद्र और राज्यों का अनुपात समान होना चाहिए। संघ एवं राज्यों का क्या होना चाहिए, अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए विधायक और सांसदों का। इस कारण देखो लगभग बराबर है, क्योंकि पॉइंटों के कारण थोड़ा अंतर आ रहा है, लेकिन लगभग बराबर है। ये सांसदों का अनुपात हमने देख लिया। अब देखो आगे, ये भी एक निकालने का फॉर्मूला था जिस पर अब आगे आपको देखना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 के कार्यकाल, राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितने साल होता है राष्ट्रपति का, 5 साल। और राष्ट्रपति बीच में भी त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे देता है, त्याग पत्र, त्याग पत्र राष्ट्रपति देता है अपना उपराष्ट्रपति को। किसको देता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। अब देखो, जैसे उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन सूचित करेगा, उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया। अब देखो आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 क्या कहता है, दोबारा निराचित। राष्ट्रपति कितनी बार भी भारत में बन सकता है, लेकिन अमेरिका के संविधान में 2 बार ही राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। भारत में कितनी बार भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, दोबारा निराचित हो सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57। देखो आपको कितने अनुच्छेद याद हो गए। पहला है अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद, अनुच्छेद 13 में कार्यपालक शक्तियां, अनुच्छेद 54 में निरावचन, अनुच्छेद 55 रीति एवं कोटा, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल 5 वर्ष, अनुच्छेद 57 में दोबारा निरावचित, अनुच्छेद 58 योग्यता। अब देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, योग्यता क्या होती है, राष्ट्रपति की योग्यता भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। कितनी आयु, 35 वर्ष। 35 वर्ष से एक भी दिन कम में तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। मिनिमम ये 35 वर्ष है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, 70 150 तक जेल हो सकती है। और उसके आगे पागल या दिवालिया घोषित ना होना चाहिए, पागल, राष्ट्रपति पागल या दिवालिया, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। राष्ट्रपति पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना। पागल का मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ ना, दिवाली का मतलब होता है, दिवाली का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने टैक्स लिया या खर्चा ले रखा है वो नहीं भरा है, उसे कहते हैं दिवालिया। टैक्स या बिल नहीं भरा हो उसे बोलते हैं दिवालिया। उसके बाद में अगली कंडीशन है लोकसभा का सदस्य चुनने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य चुनने योग्य हो, योग्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुनने योग्य होना चाहिए। और अगली उसके बाद कंडीशन है, अब भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवाली घोषित ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। उसके बाद में ये तो हर व्यक्ति के अंदर होती कंडीशन। इस कारण संसद द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए। इसमें होता है 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक होने चाहिए आपके पास, 50 प्रस्तावक, 50 व्यक्ति आपका प्रस्ताव रखे कि राष्ट्रपति के लिए हम इसका प्रस्तावित करते हैं। 50 क्या होना चाहिए, प्रस्तावक। आप जैसे लोकसभा के, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य में से 50 प्रस्तावक से होना चाहिए। अगर निराचित मंडल होता ना उनमें से 50, अगर उनमें से 50 प्रस्तावित नहीं है, 50 होने चाहिए, 50 है तो 50 अनुमोदन होने चाहिए, अनुमोदक। 50 प्रस्ताव, 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। ये 50-100 आदमी होने चाहिए, दोनों अलग होने चाहिए। ये 50 प्रस्ताव अनुमोदक दूसरे के राष्ट्रपति में प्रस्तावित नहीं होंगे, नहीं उसका अनुमोदन करेंगे। ये एक व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। ये क्या है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, किसी के लाभ के पद पर ना हो। एक कौन सी रह गई, लाभ के पद। लाभ का पद होता है सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। सांसद होगा, विधायक होगा, ये कोई लाभ का पद नहीं होता है। उसके बाद में हमने देख लिया योग्यता। उसके बाद में शर्त। शर्त क्या है,
इसमें राष्ट्रपति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 के शर्त के बारे में बात की है। इसमें शर्त होती है राष्ट्रपति संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अच्छी चीज है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 के शर्त बताई, शर्त में लिखा हुआ है राष्ट्रपति संसद या विधान मंडल, संसद व विधान मंडल, भारतीय संविधान के शर्त में इसमें राष्ट्रपति की शर्त क्या दी है? पहली शर्त है विधान मंडल और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी है जमानत राशि। जमानत राशि कितनी? 15,000 राष्ट्रपति जमानत राशि जमा करवाते। किसमें करवाते? आरबीआई में। आरबीआई में कितनी जमानत कराते हैं? 15। इसमें क्या होता है? 1/6 अगर मत नहीं मिलते जमानत राशि जब्त की जाती, जमानत राशि जब्त की जाती। कितनी उसमें? और दूसरी देखो, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? वेतन, राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति, जिसमें किसी प्रकार का कोई कर नहीं लागू होता, किसी प्रकार का कर लागू नहीं होता है। अब देखो आगे, इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति के 5 लाख वेतन हो गया। अब शरत, अब राष्ट्रपति की शपथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। शपथ, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश से शपथ दिलाएगा। अब उसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 महाभियोग, राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या सूचना दी जाती है। अगर 14 दिन में राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे देता, त्याग पत्र 14 दिन त्याग पत्र दे देता, त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। जैसे उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र मिलता है, उपराष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को, लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देता है कि राष्ट्रपति ने क्या दे दिया? त्याग पत्र। 14 दिन। अगर त्याग पत्र नहीं देता तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में शामिल होते। ध्यान रहे, केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मनोनीत और निरस्त दोनों शामिल होते हैं। ध्यान रहे, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। ध्यान रहे इतना। अब देखो आगे, महाभियोग प्रक्रिया जैसे ही पास लोकसभा में आया तो 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद में राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में 2/3 सदस्य पारित बहुमत से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति हट। जैसे ही राष्ट्रपति हटता है, राष्ट्रपति ने जो भी इससे पहले कार्य किए वो कार्य वैध माने जाएंगे। वो क्या? सही कार्य माने जाएंगे, वैध माने जाएंगे। उसके बाद में अब राष्ट्रपति के कहते हैं चुनाव में, कुछ राष्ट्रपति के चुनाव में अगर धांधली या गड़बड़ हुआ है तो क्या होता है? धांधली या गड़बड़ होता है राष्ट्रपति के चुनाव में तो सुप्रीम कोर्ट में ही इसका मुकदमा चलाया जाएगा। कहां पर चलाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा राष्ट्रपति ये चुनाव के बाद 30 दिन के भीतर ये शिकायत करेगी। शिकायत कौन करेगा? शिकायत कर सकते कौन कर सकता है? इसमें 20 संसद या विधान संसद के सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल वही सदस्य क्या करेंगे? शिकायत। इसमें हम और आप जैसे सामान्य लोग इसमें क्या शिकायत नहीं करते। 20 संसद के निर्वाचित सदस्य हम इसमें क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं, 20 द्वारा शिकायत। उसके बाद में क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव आगे, राष्ट्रपति के चुनाव महाभियोग प्रक्रिया के बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 में समाधान की शक्ति। समाधान, राष्ट्रपति मृत्यु दंड से लेके और क्या करता है? क्षमा करता है। मृत्यु दंड या फांसी को भी रोक सकता है, कम कर सकता है, बढ़ा सकता है। उसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के अध्यादेश जारी करने की, किसी भी परिस्थिति में आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति कोई भी संसद का सत्र नहीं चला तो भी क्या कर सकता है? तो भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है और कानून बना सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति है। उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। कानूनी सलाह सुप्रीम कोर्ट से कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद? 143 के तहत। 143 के तहत क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। उसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 कह दे अध्यादेश जारी करने की शर्त से। कौन सी अध्यादेश? राष्ट्रपति नहीं, अनुच्छेद 111 में विधेयक पर क्या है? राष्ट्रपति या तो सहमति दे या उस पर क्या करे? रोक लगा दे या उसे वापिस लौटा दे। एक बार वापिस लौटाने के बाद
वापिस संसद उसको वापिस लौटाती तो बहुमत उसमें राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेंगे बाध्य। अब जैसे ही राष्ट्रपति जैसे ही सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, सलाह में बाध्य नहीं है कि सलाह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं माने राष्ट्रपति माने। उसके बाद में देखो, अब एक बार दोबारा देखो, रिविजन करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति का पद होगा। भारतीय संविधान का 53 कार्यपालिका शक्तियां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 निर्वाचन, भारतीय संविधान का 55 रीति एवं कोटा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 दोबारा निर्वाचित राष्ट्रपति कितनी बार दोबारा चुनाव लड़ सकता। अनुच्छेद 58 में योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता दी। अनुच्छेद 59 में शर्त दी गई राष्ट्रपति की। भारतीय अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा बताया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 146 उच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। सलाह माने नहीं कोई बाध्य नहीं, राष्ट्रपति माने नहीं माने बाध्य राष्ट्रपति नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति देना, विधेयकों पर अनुमति दे। भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। आज राष्ट्रपति के बारे में हमने देखा। धन्यवाद।